हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। तो हमें पता है कि जो नॉर्मली जो मैटर होता है, मैटर 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर कोई सब्सटेंस है वो किस में है? सॉलिड में। ठीक है, वो सब्सटेंस किस में है? सॉलिड में। और अगर वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। या फिर अगर वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। उस सब्सटेंस की स्टेट क्या हो गई? चेंज। तो जो चेंज ऑफ स्टेट है नॉर्मली 2 टाइप से चेंज होता है, हो सकता है कि या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये हो गया एक टाइप, या वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये दूसरा टाइप। या इसका वाइस वर्स भी होता है कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो कोई भी जो स्टेट है वो, कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट चेंज कब करेगा? वो कब सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा? तो कोई भी लिक्विड की जो स्टेट है वो तभी चेंज होगी जब उस सब्सटेंस और उसके सराउंडिंग में हीट का ट्रांजिशन होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। कि या तो वो अपने सराउंडिंग से हीट ले ले या अपने अंदर की हीट सराउंडिंग को दे दे। तो जब वो हीट देगा या हीट लेगा तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर सराउंडिंग से वो हीट ले लेगा या अपनी हीट सराउंडिंग को दे देगा तो उसकी स्टेट क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि ये कैसे किस टाइप से होगा। तो सपोज़ कर लो हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया? एक बीकर। इस बीकर में हमने क्या रख दिए है? आइस क्यूब्स। इस बीकर्स में हमने क्या रख दिए है? आइस क्यूब्स। इस बीकर में आइस क्यूब्स रख दिए हैं और इसको हमने एक बर्नर से क्या किया? हीट देना स्टार्ट कर दिया। आइस बीकर है, बीकर में हमने आइस क्यूब रख दिए और एक बर्नर से हमने इसे हीट देना स्टार्ट किया है। और वो जो सोर्स है, जो हीटिंग हम इसे कर रहे हैं वो कैसा स्टडी सोर्स है कि उसकी हीट चेंज नहीं होगी, हर बार वो सेम अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेगा। तो बर्नर से हमने उसको हीट देना प्रोवाइड किया, बहुत ही स्लो अमाउंट में हम धीरे धीरे उसके हीट दे रहे हैं। और जो इसका टेम्परेचर है, इस आइस क्यूब का टेम्परेचर हम थर्मामीटर की हेल्प से एवरी मिनट मेज़र करेंगे। तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमें पता है जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये आइस क्यूब मेल्ट होने लगेगा। ये आइस क्यूब है, मतलब अभी ये क्या है? सॉलिड। ये मेल्ट होने लगेगा, मतलब ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हमें पता है कि जब जो आइस क्यूब है उसका टेम्परेचर सपोज़ कर लो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। हमने थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेज़र किया और सपोज़ करो हमारा टेम्परेचर कितना आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम जब तक इसे हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो ये क्या होगा? इसका ये मेल्ट होते जाएगा, आइस क्यूब लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएगा। अब जो हमें पता है कि जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो हमारा कॉमन सेंस तो यही बोलेगा कि इस केस में जब हमने आइस को हीट प्रोवाइड की तो आइस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट होने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। बट ऐसा नहीं होता। इसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। जब हम थर्मामीटर से मेज़र करेंगे कि आइस है, ये आइस क्यूब क्या होगा? मेल्ट होगा। ये आइस क्यूब मेल्ट होते जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होते जाएगा। आइस क्यूब मेल्ट होते जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होते जाएगा। तो जब तक पूरा आइस क्यूब किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बट हमें तो क्या पता है? हमें तो पता है कि जब भी हीट प्रोवाइड करते तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो हमने अभी इसे हीट प्रोवाइड की बट इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न है? तो जो हमने हीट दी वो कहाँ गई? तो वो हीट
कहाँ पर यूटिलाइज हुई? वो हीट इस आइस क्यूब की स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हुई। इसे आइस क्यूब से वाटर या यूँ कहे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में वो यूटिलाइज हो गई, वो खर्च हो गई। इसलिए जब तक इसकी स्टेट चेंज होती रहेगी, जब तक आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट होते रहेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि ये पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और ये जो हमारा आइस क्यूब है, जो सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। मेल्टिंग। तो कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और अगर क्या कहा? और अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, तो हमने क्या बोल दिया? मेल्टिंग। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं उसे हम? फ्रीजिंग। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग, कि वो मेल्ट हो रहा है। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। और जब तक मेल्टिंग होती रहेगी या जब तक फ्रीजिंग होती रहेगी तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो आइस क्यूब है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वो कन्वर्ट होते होते, इसमें कि इतना पहले आइस क्यूब था, वो अब सिर्फ इतना बचा और वो आधा वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर इतना सा बचा, फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो वाटर है और जो आइस क्यूब है, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और हम बोलेंगे कि वो दोनों किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किस में है? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कोई स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कर देना, मेरी इंग्लिश वैसे भी थोड़ी सी वीक है। तो हमने क्या कहा कि जो आइस क्यूब है और जो वाटर है, उन दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक कि स्टेट चेंज होती रहेगी। और हम बोलेंगे कि ये दोनों किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, दोनों एक ही टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट करेंगे। कि आइस क्यूब का टेम्परेचर भी रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो वाटर है इसका टेम्परेचर भी रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों का टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा के पूरा आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये जो आइस क्यूब है, जिस टेम्परेचर पर आइस क्यूब वाटर में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा है? उस टेम्परेचर को हमने कहा है मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर आइस क्यूब किस में चेंज हो रहा है? वाटर में, उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा है? मेल्टिंग पॉइंट। अब अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, अगर हनी की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, और कोई दूसरा सब्सटेंस की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा। तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों एक साथ को थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वाटर और लिक्विड थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा है? मेल्टिंग पॉइंट। या यूँ ईजी लैंग्वेज में अगर बोले कि जिस टेम्परेचर पर जो आइस क्यूब है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को क्या कहा है? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बात करें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर किस पर होता है? सी लेवल पर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कहाँ पर? सी लेवल पर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। हमने क्या कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट एक तो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है और दूसरा वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। कि वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, हनी के लिए अलग रहेगा, और कोई दूसरा सब्सटेंस है तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट और किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम प्रेशर चेंज कर दे तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। कि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम या ज़्यादा कर दे तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए,
मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे। इसलिए हमने कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है और सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने कहा कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद इसी चीज़ को हम समझने के लिए एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। तो एक्टिविटी में हमने क्या किया, ये हमने ले लिया एक आइस स्लैब, एक इतना बड़ा हमने बहुत बड़ा आइस स्लैब ले लिया है। उस आइस स्लैब पर हमने क्या रखा? एक मेटेलिक वायर डाल दिया है इस पर। ये इतना बड़ा एक आइस स्लैब है, इतना बड़ा एक आइस स्लैब है, और उस पर हमने क्या डाल दिया? एक ऊपर से मेटेलिक वायर। और उस मेटेलिक वायर के दोनों एंड्स पर हमने 5-5 किलोग्राम के ब्लॉक्स लगा दिए हैं कि यहाँ पर एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक टांग दिया, यहाँ पर एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक हमने टांग दिया। यह आइस स्लैब है, आइस स्लैब है। उसके ऊपर से क्या डाला? एक वायर। इस वायर पर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड 5-5 किलोग्राम के ब्लॉक्स टांग दिए। तो हम देखेंगे कि ये जो वायर है, ये वायर इसे कट करता हुआ नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये वायर पर हमने यहाँ पर ये जो ब्लॉक टांगे हैं, ब्लॉक हमने लगा दिए हैं, ब्लॉक अटैच कर दिए हैं। तो ब्लॉक क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ब्लॉक की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इतनी जगह पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हमने क्या कहा है? प्रेशर। तो फोर्स लगा मतलब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इतनी जगह, इधर कोई प्रेशर नहीं, इधर कोई प्रेशर नहीं, लेकिन सिर्फ जहाँ पर मेटेलिक वायर है वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जिस टेम्परेचर पर ये ब्लॉक मेल्ट नहीं हो रहा था, उसी टेम्परेचर पर जहाँ पर वायर है वहाँ पर ब्लॉक क्या होने लगेगा? मेल्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या है? हमारा आइस स्लैब। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर चेंज होने पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज हुआ, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो गया। जितनी जगह में वायर है, वायर क्या कर रहा है? वायर पर ये दोनों ब्लॉक्स की वजह से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट होने लगेगा। कि ब्लॉक को मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत थी, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट होने लगेगा। तो ये ब्लॉक मेल्ट होने लगेगा तो वायर क्या होगा? धीरे धीरे ब्लॉक के अंदर नीचे जाता जाएगा। ये यहाँ पर ऊपर है, इतना बड़ा ब्लॉक है, यहाँ पर इस टाइप से हमने वायर लटका दिया है। तो वायर धीरे धीरे ब्लॉक के अंदर जाता जाएगा। अब हमें क्या लगेगा? हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये वायर पूरा क्रॉस कर जाएगा ब्लॉक को, तो ये जो हमारा आइस स्लैब है, ये आइस स्लैब 2 टुकड़ों में कट जाएगा। ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे कि जो वायर है, कि ये इतना बड़ा सपोज करो ब्लॉक है और वो वायर उसके अंदर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो जैसे ही वायर सपोज करो जैसे ही वायर के बिल्कुल ऊपर था, कि यहाँ पर था बिल्कुल वायर, फिर वो वायर सपोज करो यहाँ पर आ गया, कि ये इतना बड़ा ब्लॉक है, वायर यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही नीचे जाएगा तो ऊपर वाले पोर्शन में फिर से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई वायर प्रेशर नहीं लगा रहा। ऊपर वाले पोर्शन में फिर से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन फिर से रीफ्रीज हो जाएगा, फिर से कि वो वाटर में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर वायर चला गया नीचे, इतना वाला पोर्शन फिर से क्या हो जाएगा? रीफ्रीज। फिर यहाँ पर वायर है तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ का वाटर मेल्ट हो जाएगा, फिर वायर जाएगा नीचे। फिर जब नीचे वायर गया तो यहाँ का पोर्शन फिर से क्या हो गया? फिर से वो रीफ्रीज हो जाएगा। और ये जो रीफ्रीजिंग हो रही है कि प्रेशर डिक्रीज हुआ तो फिर से वो वाटर रीफ्रीज हो जाएगा, इसी को हमने क्या कहा है? रिजिलेशन। इस रीफ्रीजिंग को हमने क्या कहा है? रिजिलेशन। तो हमने क्या कहा कि बिल्कुल ऊपर था वायर, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो मेल्ट हो गया, तो वायर गया नीचे। जैसे वायर नीचे जाएगा, ऊपर वाले पे प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ तो फिर से वो रिफ्रीज हो जाएगा। फिर से इस टाइप से वायर नीचे जाता जाएगा और पूरा वायर उसे क्रॉस कर जाएगा स्लैब को, और उसका जैसे वायर नीचे जाएगा उसका ऊपर वाला फिर से रिफ्रीज, जैसे वायर नीचे जाएगा ऊपर वाला पोर्शन फिर से रिफ्रीज, तो ऊपर वाला पोर्शन रिफ्रीज होते जाएगा, वायर पूरा नीचे आर पार चले जाएगा, लेकिन यह स्लैब 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए
हमने कहा कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। प्रेशर फिर से जब नॉर्मल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से पुराना वाला आ जाएगा। फिर देखो सॉरी, तो अब उसके बाद हमने क्या कहा कि इसी चीज़ का यूज़ आइस पर स्केटिंग में होता है, कि जो स्केटर्स होते हैं तो आइस पर स्केटिंग में उन पर क्या होता है कि जो उसकी कि सपोज़ करो इतना बड़ा हमारा पैर है, तो उसके जो स्केटिंग्स होते हैं वो उसके साइज, उसके नीचे एक बिल्कुल पतली बारीक से लाइन होती है, बिल्कुल इतना सा साइज़ होता है उसका। तो स्केटिंग की वजह से वो जहाँ पर खड़े होते हैं उसका साइज़ बिल्कुल एक नीचे छोटी सी पतली सी धार होती है। तो पहले इतनी जगह पर हमारा वेट पूरा फोर्स लगा रहा था, अब सिर्फ इतनी सी जगह पर हमारा वेट फोर्स लगा रहा है। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, यहाँ पर एरिया कम हो गया। एरिया कम हुआ मतलब प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि हमारा वेट चेंज नहीं हुआ मतलब हमारा फोर्स चेंज नहीं हुआ। तो पहले हमारे पैर इतने बड़े थे तो इतनी जगह में प्रेशर लग रहा था, इतने एरिया में प्रेशर लग रहा था, इतने एरिया में फोर्स लग रहा था। फिर हमने स्केटिंग के स्केटर्स पहन लिए, तो वो स्नो पर जो स्केटिंग करने के लिए जो स्केटर्स होते हैं, स्केट्स जो होते हैं, उसमें सिर्फ इतनी नीचे से इतनी सी धार होती है, हमारे पैरों के नीचे सिर्फ इतनी धार होती है कि हमारे जो भी जूते वो रहते हैं स्केट्स होते हैं उसमें नीचे एक छोटी सी धार होती है। तो उसका एरिया डिक्रीज़ हो गया। एरिया डिक्रीज़ हुआ तो जब नीचे वाली चीज़ डिक्रीज़ होती है तो ऊपर वाली चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो एरिया डिक्रीज़ हुआ तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़। तो वो स्केटर जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ का आइस मेल्ट हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से वो जो वाटर है वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। और हमें पता है लुब्रिकेंट्स से चीज़ें चिकनी हो जाती है, जिससे वो ईजीली क्या करता है, जो स्केटर्स है वो स्केटिंग कर पाते हैं। लुब्रिकेंट मतलब समझते हो, जैसे कि हम हमारे दुकानों में जो शटर वगैरह होती है, तो शटर या गेट, जो हमारे गेट्स वगैरह होते हैं वो इजीली अगर ओपन नहीं होते तो उसमें हम ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो इजीली क्या होते हैं, ऊपर नीचे हम शटर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसी टाइप से वो जो ग्रीस है वो लुब्रिकेंट है। तो यहाँ पर लुब्रिकेंट का काम कौन करता है, वाटर। तो अगर हम इसके लिए अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, और उसके बाद अगर हमने क्या कहा कि ये अब क्या हुआ, अब पूरी तरीके से अगर इस पर वापस आए कि जो आइस क्यूब है वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बीकर फिर से वही हमारा बीकर है, उसको हम फिर से बर्निंग कर रहे हैं। अब जो हमारा आइस क्यूब था वो 100% किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर इसे हम और क्या देंगे, अब और हीट, अगर इसे फिर और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। कहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। ये किसके लिए बात करें हम, वाटर के लिए। दूसरों के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो अब इसका टेम्परेचर फिर से 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा। फिर उसके बाद फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा और हमारा अब वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देगा और वाटर हमारा गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास आइस क्यूब था, आइस क्यूब का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। हमने उसे हीट प्रोवाइड की, तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई। तो अगर हम टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, किसके किसके बीच में, अगर टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर और टाइम के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो हम बनाते हैं उसके लिए एक ग्राफ। तो हमने क्या ले लिया, वही हमारे पास है एक वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम विच इज़ इन मिनट, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया टेम्परेचर विच इज़ इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। सपोज करो यहाँ पर टेम्परेचर है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर अभी टाइम भी कितना है, 0 टाइम ले लिया। अब हमने इसे हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड कर रहे मतलब टाइम जा रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ग्राफ गया यहाँ तक, तो ये ग्राफ सिर्फ आगे बढ़ रहा है मतलब सिर्फ टाइम इंक्रीज़ हुआ। ऊपर गया क्या, ऊपर नहीं गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ।
कि हमने हीट प्रोवाइड की तो मतलब टाइम बढ़ रहा है, बट उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक कि उसका वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इतना टाइम हमें लग गया और अब वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया है। अब पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब हम उसे अगर और हीट प्रोवाइड करेंगे मतलब फिर से टाइम बढ़ रहा है। अब टाइम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये अब जो आगे का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये जो ग्राफ है ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब टाइम इंक्रीज़ हुआ और ऊपर जा रहा है मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ। कि जब वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे मतलब टाइम जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होते जाएगा। तो ये आगे भी बढ़ा मतलब टाइम इंक्रीज़ हुआ, ऊपर गया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। और फिर ये अब इस पॉइंट पर वो आ गया किस टेम्परेचर पर आ गया? वो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस वाटर को अगर हम क्या करेंगे, अब और हीट प्रोवाइड करेंगे, तो अब और हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर से टाइम जाएगा। लेकिन अब फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्या? नहीं। अब फिर से ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा कि फिर से अब ग्राफ सिर्फ आगे जाएगा मतलब हम हीट प्रोवाइड करें मतलब सिर्फ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है बट टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। अब फिर से ये हीट किस में यूटिलाइज होगी? इस वाटर को गैस में वेपराइज करने में, गैस में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होगी। अब जब तक पूरा की पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक कि सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेट चेंज होगी और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ ग्राफ आगे बढ़ेगा मतलब सिर्फ टाइम जा रहा है बट उसका ऊपर नहीं जा रहा, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब जब पूरी का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर हम उसे और हीट प्रोवाइड करेंगे तब फिर से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। तो फिर से ये ग्राफ हमारा बनेगा। अब देखो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है फिर से, कि अब ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। कि जब पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद अगर हम उसे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो मतलब टाइम इंक्रीज़ होगा और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा अब उसका फिर से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लगेगा। कब? जब पूरा की पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अब जो वेपराइजेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक का जो बचा हुआ पोर्शन है वो डिस्कस हम करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बाय।